हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम यहाँ पे घटना चक्र बीपीएससी की 2023 की जो सीरीज़ आई है नई, उसे देख रहे थे। जो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आपका बीपीएससी का जो टीचिंग एग्ज़ाम होने वाला है 26-27 अगस्त में, उसके लिए देख रहे थे हम। तो हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया था यहाँ पे, जिसका हम प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके थे हिस्ट्री का। इसमें बीपीएससी ने 1992 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चनों का समावेश है इसमें। तो दोस्तों आपको हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये सभी मिलेंगे यहाँ पे। जनरल साइंस भी मिलेगा। तो हम सभी का धीरे धीरे करके देखेंगे। अभी हम हिस्ट्री को देख रहे हैं, फिर पॉलिटी देखेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, ऐसे सभी को देखेंगे। किसी दिन एक मैराथन रखेंगे जिसमें हम बिहार का देखेंगे। बिहार का जो भी जितने भी होते हैं सब देखेंगे। बिहार की जितनी भी करंट की भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब हम उसी में समावेशन कर देंगे। एक मैराथन रख लेंगे, मैराथन में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1.5-2 घंटे की क्लास रहेगी जिसमें पूरा आपका बिहार का कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बिहार के 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी जो आपका ये एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमने ये क्लासें स्टार्ट कर ली हैं। तो इसका हम सेट 2 आज स्टार्ट करेंगे। इस सेट 1 में हम कुछ ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करे थे, हमने 20 क्वेश्चन करे थे। आज हमारा सेट 2 है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो दोस्तों में, जिससे कि और दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना सेट 2। सेट 2 का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हम 20 क्वेश्चन तक सेट 1 में कर चुके हैं। तो 21 क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इनका जो धर्म चक्र प्रवर्तन जो उपदेश था वो किस स्थान पर था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, या ऑप्शन बी सारनाथ में, या ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, या ऑप्शन डी वैशाली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ। धर्म चक्र प्रवर्तन जो उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में दिया था। छः वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए थे। 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ आए। कहाँ से? उरुवेला से ऋषिपत्तनम, जो कि वर्तमान में सारनाथ कहलाता है, वहाँ पे आए थे सबसे पहले। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। कितने ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था पहला उपदेश? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? जो उन्होंने पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यह उपदेश दुख, दुख के कारणों, दुख का अंत और उसके समाधान से संबंधित थे। इसे 4 आर्य सत्य कहते हैं। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख हुआ, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख का समाधान। ये 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, या ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनगर में, या ऑप्शन डी कपिलवस्तु में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर। महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे महाधर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशली राज्य गए। कहाँ कहाँ गए थे? 4 राज्यों में गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कपिलवस्तु गए, राजगृह गए थे, वैशाली गए थे और कौशल में गए थे। सबसे अधिक बौद्ध धर्म के प्रचार का कौशल राज्य में हुआ था। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार कहाँ हुआ था? कौशल राज्य में। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। प्रसेनजित ने, कौशल नरेश थे जो। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। मल्लों की राजधानी कहाँ थी? पावा। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर या कुशीनारा मल्लगढ़ राज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। यानी कि महात्मा बुद्ध जो थे इनका परिनिर्वाण कब हुआ था?
483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है, यानी कि बौद्ध ने जब शरीर त्याग गया तो उसे महापरिनिर्वाण। और धर्मचक्र प्रवर्तन जब पहला उपदेश दिया सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन धर्म की, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी पारसी या ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो इसका सभी को पता होगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म की है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इनमें 3 पिटक में कौन कौन से आते हैं? विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षा है विनय पिटक में। और दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन हैं, तो पूछ लेता है महात्मा बुद्ध के वचन किस में है? सुत्त पिटक में। और तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत हैं। अभिधम्म पिटक में है दार्शनिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म या ऑप्शन सी जैन धर्म या ऑप्शन डी ईसाई धर्म या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र यानी अच्छा चरित्र, सम्यक ज्ञान यानी अच्छा ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। जैसे बौद्ध धर्म में भी थे धम्म, संघ और आर्य करके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी आत्मदमन या ऑप्शन डी रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मदमन। इसमें बौद्ध और जैन धर्म में समानता नहीं थी। इसमें बौद्ध धर्म वाले तो आत्मदमन करते थे, जैन धर्म वाले नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोधि वृक्ष जो था बोध गया में वो अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? ऑप्शन ए तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी पंचम या ऑप्शन सी षष्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पंचम पीढ़ी का है। बोधि वृक्ष जो है वो है पंचम पीढ़ी का। बोधि वृक्ष पंचम पीढ़ी का है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हैंसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। तो पूछ सकता है कि 5वीं पीढ़ी का जो वृक्ष है इसे किसने लगवाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्ववर्मा और अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार ने पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी बताया है। तो बिहार सरकार ने इसे 5वीं का बताया, लेकिन है एक्चुअल में 6ठी पीढ़ी का। तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो बिहार सरकार ने बीपीएससी आयोग ने जो माना है वही ऑप्शन लगाना है। तो हमें 5वीं पीढ़ी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ऑप्शन ए आजीविकों ने, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनों ने या ऑप्शन डी तांत्रिकों ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। किसने बनाए थे? अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में। अशोक के समय बराबर पहाड़ी में गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ नामक गुफा प्रसिद्ध हैं। तो अशोक के समय की कौन कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, तो ये तो आप सभी को पता होगा, मक्खमली पुत्र कौशल थे। मक्खली कौशल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे,
किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीविक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। ये पहले महावीर के शिष्य थे, इन्होंने शिष्यता त्याग दी थी, फिर तब जा करके इन्होंने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। कौन से मत से थे? नियतिवाद मत से थे, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार या ऑप्शन डी महापद्म नंद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की। किस नदी पर की थी? गंगा और सोन नदी के संगम पर। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र को राजधानी सबसे पहले किस शासक ने बनाई थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा या ऑप्शन डी कनिष्क द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उदयन द्वारा। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना थी। जो हमने अभी पढ़ा था वही है सेम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र वसवाया था? तो अभी पढ़ा है हमने उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त वंश या ऑप्शन डी लिच्छवी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिच्छवी। लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया। लिच्छवी ने, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सर्वप्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र या ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह जिसे गिरिव्रज कहते हैं या ऑप्शन डी चंपा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगृह वैशाली, जो थी मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृद्धरथ वंश था। इस वंश के पहले राजा वृद्धरथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। वृद्धरथ का पुत्र था जरासंध। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी उदयन ने स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अभी देखा है हमने हर्यक वंश। अजातशत्रु का शासनकाल क्या था? 492 से 460। ये हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था, यानी कि अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु शासनकाल पर बैठा था। मगध वंश का शासक था। मगध का शासक था ये, हर्यक वंश का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोट्स किसने कहा था चंद्रगुप्त को? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी वी स्मिथ, ऑप्शन सी आर के मुखर्जी या ऑप्शन डी डी आर भंडारकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, यानी कि एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा है और विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्रोकोट्स। ध्यान रखना है ये चीज़, हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा?
तो ये तो सभी को पता है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेजी विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनागरी की पहचान सिंहल के राजा तिष्य से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुसूचियों दीपवंश और महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः वर्ष 1915 में मॉस्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। तो मॉस्की जो अभिलेख है अशोक का कर्नाटक में है, जिसे 1915 में पढ़ा गया था, जिसमें अशोक का नाम पढ़ा गया था। तो अशोक का नाम किस पूछा जाता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है? मॉस्की अभिलेख है कर्नाटक का, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आप सभी को पता होगा, इंडिका नाम है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन में था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकर्स, ओनेसिक्रिस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना देते थे। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। वही रिपीटेड क्वेश्चन है। इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज, अभी देखा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का था, अभी देख चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अंतिम मौर्य सम्राट था। ऑप्शन ए जालोक, ऑप्शन बी अवंतिवर्मा, ऑप्शन सी है नंदीवर्मन, ऑप्शन डी वृहद्रथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ था। वृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंगु ने कर दी तथा पुष्यमित्र शुंगु ने फिर इसकी हत्या करके शुंगु वंश की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों वर्णित हैं? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी भितरी, ऑप्शन सी नासिक या ऑप्शन डी सांची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। गुजरात के जूनागढ़ से, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे है? गुजरात में। रुद्रदामन का टाइम पीरियड 130 से 185 से का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। कौन सा अभिलेख? गुजरात का जूनागढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी वृहद्रथ, ऑप्शन सी खारवेल या ऑप्शन डी है होविस्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो खारवेल राजा थे उनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, खारवेल राजाओं का। कलिंग का चेदवंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा यानी ओडिशा जिसे कहते हैं आज, प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में। हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा के भुवनेश्वर प्रांत से कुछ दूरी पर है, तो जिसमें खारवेल के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे था कलिंग नरेश खारवेल का संबंध? नंबर ए ऑप्शन ए महामेघवान वंश से, ऑप्शन बी चेद वंश से, या ऑप्शन सी सातवाहन वंश से, या ऑप्शन डी रठभोजक वंश से, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम अभी देख चुके हैं इनमें से कोई नहीं है। उसका जो संबंध था वो तो कलिंग से था। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था, जो कि कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो खारवेल हुआ था। खारवेल के इतिहास का अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो कि उड़ीसा में है।
अभी देख चुके हैं इस चीज़ को हम। ठीक है, तो ये कलिंग के चेदी राजवंश का शासक था, जिसे महामेघवाहन वंश भी कह देते हैं कभी कभी, क्योंकि महामेघवाहन जो था इसका संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर समुद्रगुप्त है, ये तो सभी को पता होगा। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है किसकी रचना है? विंसेंट में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दे दी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, इसके लेखक हरिशेन है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन है। तो समुद्रगुप्त की जो विजय है उनका लेख जो मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है, और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी विंसेंट ने जो लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया थे, हूणों को किसने पराजित किया था? गुप्त सम्राट कौन से थे वो? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, या ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। हूणों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 में हुआ। तो हूणों का पहला आक्रमण पूछ लेगा कब हुआ? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। कब? 455 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों से वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हूण आक्रमण का नेता खुशनविवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? अप्रहत किस प्रकार की भूमि को कहते हैं? ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगली भूमि, ऑप्शन बी सिंचित भूमि, ऑप्शन सी घने जंगल वाली भूमि, या ऑप्शन डी जोती हुई भूमि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होती है उसे कहते हैं अप्रहत। ठीक है, देखते हैं इसका, वही दे रखा है, बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो अप्रहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का पद है ये एक। नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। चीनी यात्री शुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन ए 515 से 520 ईस्वी में, ऑप्शन बी 525 से 529 ईस्वी में, ऑप्शन सी 545 से 552 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 592 से 597 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 515 से 520 में शुंगयुन ने भारत की यात्रा की। चीनी यात्री शुंगयुन कैसा था? चीनी यात्री था। 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में आप सभी को पता है हैंसांग आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री था हैंसांग। ठीक है, हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हैंसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है। सी यू की किसका है? हैंसांग का। हैंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 518 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम राजतरंगिणी है। करेक्ट आंसर है राजतरंगिणी। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है कल्हड़ ने। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। यानी किसके शासनकाल में हुआ था? जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था कल्हड़ का। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। तो पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है चाणक्य का वो किससे रिलेटेड है? तो वो राजनीति से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50।
औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? औदंतपुर जो शिक्षा केंद्र था वो किस में था? ऑप्शन ए बंगाल में, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में है औदंतपुर शिक्षा केंद्र। ठीक है, औदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ है? बिहार में। औदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, इसे उदनापुर भी कहते हैं, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की। तो आपसे पूछ सकता है कि जो औदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहते हैं प्रमुख शिक्षा केंद्र था, कहाँ का? बिहार का। तो इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी गोपाल ने, पाल शासक गोपाल ने स्थापना की थी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक, ऑप्शन ए न्यायदेव, ऑप्शन बी नरसिंहदेव, ऑप्शन सी विजयदेव या ऑप्शन डी हरिदेव या ऑप्शन ई कोई नहीं इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की थी। तो ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है। देखने तो मैं सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी में आया हुआ है तो आ भी सकता है। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव। कर्नाट वंश कब से कब तक था? 1097 ईस्वी से 98 तक था, 1098 तक, यानी 1 साल ही रहा था ये। वे एक महान योद्धा थे। न्यायदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी मिथिला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ये बिहार का ही शासन था। मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है कर्नाट वंश को, जिसके संस्थापक थे न्यायदेव। न्यायदेव 1 साल ही रहे थे, 1097 से 1098 तक, और वहाँ के महान शासक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? संस्थापक तो हो गए न्यायदेव, अभी देख लिया हमने, संस्थापक न्यायदेव हो गए। ऑप्शन ए हरि सिंह, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी मत्स्य सिंह, ऑप्शन डी श्याम सिंह या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। और प्रथम शासक कौन था? न्यायदेव था। प्रथम शासक था न्यायदेव, जिसने इसकी स्थापना की थी कर्नाट वंश की। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में या ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय में। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। अछूत की अवधारणा जो थी वो धर्मशास्त्र के समय में खुल के आई थी सामने। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे, यानी कि जो अस्पृश्य शूद्र जो माने जाते थे वो थे निर्वसित शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस शहर में आयोजित की गई थी या किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र या ऑप्शन सी कश्मीर या ऑप्शन डी राजगृह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कश्मीर में। कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई थी बौद्ध सभा का आयोजन। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ये पहली संगति हुई थी जिसके उपाध्यक्ष भी हुए थे, बल्कि जो आपकी तीनों हुई थी उसका उपाध्यक्ष नहीं था, उसमें अध्यक्ष ही थे। लेकिन ये चौथी जो थी कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, कुषाण वंश के शासनकाल में, तो ये इसके उपाध्यक्ष हुए थे अश्वघोष। और ये क्वेश्चन बनता भी है, पूछा भी जाता है। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और आगे दे रखा है,
और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। यानी त्रिपिटक में जो चौथी संगति हुई थी, तो चौथी संगति में जो भाष्य लिखे गए थे उन्हें ही विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था, जिसने इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। यानी मगध में हुई थी पहली संगति, जिसका शासक अध्यक्ष जो बना था वो महाकश्यप बना था, लेकिन किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। और द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसका अध्यक्ष बना था सावकमीर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, फिर सेट 3 में देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष पूछ रहा है। ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी संगरक्ष, या ऑप्शन डी पार्श। तो आपको पता है संगरक्षक किसी बौद्ध संगति के अध्यक्ष नहीं थे, पार्श भी नहीं थे, तो वसुमित्री और महाकश्यप में हमें कन्फ्यूजन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकश्यप, ऑप्शन बी। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष रहे थे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके अपनी राय देना, और जो भी आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, दोस्तों में शेयर करना वीडियो को ना भूलें, और बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है तो दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबा लो। थैंक यू दोस्तों।